राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट करने के लिए कांग्रेस ने आज बैठक बुलाई है। 17 विपक्षी दलों की बैठक संसद भवन में होनी है। जेडीयू ने पहले ही एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दे दिया है, इसलिए वो बैठक में शामिल नहीं होगी। विदेश दौरे पर होने की वजह से आज की बैठक से ममता भी नदारद रहेंगी। आम आदमी पार्टी को इस बैठक के लिए न्योता नहीं मिला है। बैठक से पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूर्व रामनाथ कोविंद को एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने और नीतीश के छिटक जाने के बाद कांग्रेस पर दलित उम्मीदवार देने का दबाव बढ़ गया है। कांग्रेस पहले गोपाल कृष्ण गांधी और स्वामीनाथन के नाम पर विचार कर चुकी है। मीरा कुमार और शिंदे भी दलित चेहरे के रूप में दौड़ में शामिल हैं। मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि कोविंद के दलित होने की वजह से विरोध करना उनके लिए मुश्किल होगा। मायावती ने यह संकेत दे दिया था कि अगर कोविंद से योग्य उम्मीदवार विपक्षी दल लाते हैं तो वो समर्थन कर सकती हैं। कल दिल्ली में एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। आडवाणी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने पर कोविंद को बधाई और शुभकामनाएं दी। इससे पहले कोविंद ने मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की थी। रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी घोषित होने से पहले आडवाणी और जोशी को राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार बताया जा रहा था। रामनाथ कोविंद आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात कर सकते हैं। बेनामी संपत्ति मामले में लालू एंड फैमिली के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की जांच रफ्तार पकड़ती जा रही है। दिल्ली में बेटी मीसा भारती से आयकर विभाग ने लगातार 7 घंटे तक पूछताछ की। कल दिल्ली में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मीसा भारती से इनकम टैक्स ऑफिस में पूछताछ चलती रही। इनकम टैक्स विभाग ने पहली नजर में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के खिलाफ 14 बेनामी संपत्ति रखने का मामला भी सही पाया है। दिल्ली और पटना में करोड़ों की कई संपत्तियों का खुलासा हुआ है, जिसका असली मालिक लालू परिवार है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने किसानों के मुद्दे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा। सुप्रिया सुले ने बिना नाम लिए फडणवीस को पप्पू बता दिया। सुप्रिया सुले से सवाल पूछा गया था कि फडणवीस ने कर्ज माफी का सवाल किस तरह हल किया, आप उन्हें कितना नंबर देंगी? मान्य का हा कठोर नाही, पहिलं तर त्यांची परीक्षा संपलेलीच नाही, त्यांचा अभ्यास फारच चाललाय। आणि मी तुम्हाला म्हणलं तसं 3 वर्ष एका वर्गात बसून जर पप्पू पास होत नसेल तर पप्पूचं काहीतरी करायला लागेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में सीएम चौहान ने किसानों से अपील की है कि वो सरकार पर भरोसा रखें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर किसान की फसल खरीदने के लिए सरकार तैयार है। चुनौती है, लेकिन आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना आपके लिए। हर किसान का प्याज खरीदा जाएगा। धैर्य रखें, संयम रखें। एक तरफ मुख्यमंत्री किसानों के जख्म पर मरहम लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ सैकड़ों किसानों की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री हो रही है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पीएसीएल कंपनी ने जिले की 36,000 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। बंधक बनी जमीन पर किसानों को ना तो लोन मिल सकता है और ना ही वो इसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। कई किसानों की जमीन की रजिस्ट्री उनके मरने के बाद हुई है। पंजाब में किसानों की दुखती रग को कुरेदने वाले बयान पर बवाल मचा है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने खुदकुशी करने वाले किसान परिवार का मुआवजा बढ़ाने की तुलना रेड लाइट पर भिखारी से पीछा छुड़ाने के लिए पैसा देने से की है। मनप्रीत बादल का कहना है कि ऐसा करके आप भीख मांगने वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस बीच पंजाब सरकार की कर्ज माफी के ऐलान से भी किसानों की खुदकुशी का सिलसिला नहीं रुक रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनने के 3 महीने के अंदर 78 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 लाख तक के लोन को माफ करने का ऐलान किया था, उसी दिन इंद्रजीत नाम के किसान ने खुदकुशी कर ली। उसके सिर पर 5 लाख का कर्ज था। पंजाब में कर्ज के बदले किसानों की जमीन की कुर्की पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद किसानों की जमीन नीलाम हो रही है। किसान बूटा सिंह का कहना है कि उसने 2002 में मंडी के आड़तिये से 50,000 का कर्ज लिया था। कई बार फसल उसी आड़तिये के पास बेचने के बावजूद उसने हिसाब किताब नहीं किया। अब कर्ज को 8.5 लाख बताकर जमीन की कुर्की कर दी गई। मंडी के तहसीलदार की दलील है कि उन्हें कुर्की पर रोक लगाने का आदेश नहीं मिला है। बूचड़खानों पर आज तक के बड़े खुलासे के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि किस तरह लाइसेंसी बूचड़खानों में नियमों की धज्जियां उड़ाकर जानवरों को काटा जा रहा है। गाजियाबाद के डासना इलाके में मौजूद इस बूचड़खाने पर बुधवार रात पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापा मारकर फैक्ट्री को सील कर दिया। आज तक के खुलासे के बाद अवैध बूचड़खानों के मालिकों ने जानवरों को यहां से हटा दिया था, लेकिन प्रशासन ने आज तक के स्टिंग ऑपरेशन की सीडी मांगी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर गौशाला में एक गाय गोबर गैस के प्लांट में फंसकर तड़पती रही और आखिर उसने दम तोड़ दिया। गाय उसी प्लांट में सड़ती रही। बाद में लापरवाही को छुपाने के लिए उसके शव को कूड़े से ढकने की कोशिश की जा रही थी। कुछ दिन पहले इसी गौशाला में 17 गायों की मौत से हड़कंप मच गया था।
गौशाला से निकाले गए कर्मचारी का कहना है कि जब कोई लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है। राजस्थान से 2 ट्रक पत्थर अयोध्या पहुंच चुके हैं। रामनगरी में सितंबर 1990 से ही शिलाएं आती रही हैं, लेकिन अखिलेश सरकार ने इसे रोक दिया था। 26 जुलाई को योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या आ रहे हैं। स्थानीय साधु संतों का दावा है कि उसी रोज मंदिर निर्माण पर बड़ा फैसला हो सकता है। उधर विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि मंदिर निर्माण का करीब 65% काम पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश के बरबटपुर गांव से सड़क निर्माण के लिए गांव के बच्चे बड़े सभी भोपाल के सीएम हाउस तक की पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। ये गांव विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की गोद ली हुई पंचायत में आता है। यहां आजादी के 70 साल बाद भी सड़क अभी तक लालफीताशाही में फंसी पड़ी है। टेंडर पास हो चुका है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। अब 150 गाँव वालों का जत्था 45 किलोमीटर पदयात्रा कर अपना हक मांगने निकल गया है। मौसम की पहली बरसात के साथ ही नेपाल से निकलने वाली नदियों ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। नेपाल की सीमा पर बसे महाराजगंज में महाव नदी पर बना तटबंध 3 जगहों पर टूट गया है, जिससे हजारों एकड़ की फसल डूब गई। महाराजगंज सीएम योगी के गोरखपुर के पास का जिला है। गांव वालों का कहना है कि तटबंध की मरम्मत में हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और हर साल तटबंध टूटने से 3 गाँव में सबसे ज्यादा बर्बादी होती है। नोएडा के सेक्टर 62 में पार्किंग में खड़ी एक कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक पूरी गाड़ी खाक हो चुकी थी। हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। कानपुर में 25 साल से बंद मिल में अचानक आग लग गई। बंद पड़ी मिल की ऊंची दीवार से जब लोगों ने लपटें निकलती देखी तो फायर विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। गोदाम में बिजली सप्लाई बंद थी। ऐसे में आग लगने को लेकर संदेह है कि आग लगी या आग लगाई गई है। इलाहाबाद में मिनी वैन पलटने से एक किसान की मौत हो गई और 30 घायल हो गए। चश्मदीद के मुताबिक वैन का संतुलन बिगड़ने की वजह से हादसा हुआ। घायलों को इलाहाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के हरदोई में एक लड़की के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना योग दिवस यानी 21 जून की है, जब कॉलेज में योग समारोह का आयोजन किया गया था। पीड़ित के साथ कॉलेज के अहाते में ही रेप की कोशिश की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी के बिजनौर में 40 रुपए के लिए हुए झगड़े में 4 लोगों को गोली लगी। 4 में से 2 की हालत गंभीर है। दुकान पर मोबाइल रिचार्ज कराने आए शख्स पर 40 रुपए की उधारी को लेकर विवाद हो गया। दुकानदार ने बकाया 40 रुपए मांगे तो अनबन बढ़ गई। दुकानदार की तरफ से मामला सुलझाने आए लोगों पर आरोपी नरेंद्र ने फायरिंग कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी केनेथ जेस्टर भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वो रिचर्ड वर्मा की जगह लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस ने उनकी नियुक्ति की पुष्टि कर दी है। जेस्टर फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के डिप्टी असिस्टेंट हैं और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने भारत को अफगानिस्तान का सबसे भरोसेमंद क्षेत्रीय सहयोगी बताया है। अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश की गई अपनी ताजा अफगान रिपोर्ट में पेंटागन ने यह बात कही है। अफगान मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन की पहली रिपोर्ट में भारत को न केवल काफी तरजीह दी गई है, बल्कि अफगानिस्तान में उसकी भूमिका को काफी सराहा भी गया है। सऊदी के सुल्तान सलमान ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को हटाकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को देश का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अपने पिता के बाद अब प्रिंस सलमान सऊदी की गद्दी पर बैठेंगे। इससे पहले क्राउन प्रिंस रहे 57 साल के नाइफ से धीरे धीरे सभी शक्तियां छीनी जा रही थीं। किंग सलमान भी पिछले काफी समय से नाइफ को कमजोर कर प्रिंस को मजबूत करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे थे। कतर संकट की मार अब पालतू पशुओं पर भी पड़ने वाली है। सऊदी अरब ने कतर के नागरिकों के पशुओं को अपने देश में लाने के अधिकार को वापस ले लिया। अब उन्हें अपने ऊंट और भेड़ों को सऊदी अरब की चारागाहों से निकालकर अपने देश ले जाना होगा। कतर के कई नागरिक अपने पशुओं को सऊदी अरब में रखते हैं, क्योंकि इस छोटे से देश में पर्याप्त चारागाह नहीं है। रूसी मीडिया की रिपोर्टों में कहा गया कि रूसी रक्षा मंत्री को ले जा रहे विमान के पास नेटो का लड़ाकू विमान अचानक आ धमका था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रक्षा मंत्री के विमान के साथ चल रहे फाइटर प्लेन ने न सिर्फ उसे चुनौती दी, बल्कि F-16 को रूसी लड़ाकू विमान Su-27 ने खदेड़ दिया।